रात में भिखारी बनकर गई महिला डीसीपी मैडम। शहर शक्तिनगर अपनी शांत सुबहों और व्यस्त शामों के लिए जाना जाता था, लेकिन इस शांति की सतह के नीचे अन्याय की एक गहरी धारा बह रही थी, जिसका केंद्र था शहर का मुख्य थाना नयापुरा कोतवाली। इस जिले की कमान संभालने वाली थी डीसीपी सान्या वर्मा। सान्या का नाम सुनते ही बड़े बड़े अपराधियों के पसीने छूट जाते थे। उनकी ईमानदारी और निडरता के किस्से पूरे पुलिस विभाग में मशहूर थे। वह सिर्फ एक अफसर नहीं, बल्कि इंसाफ की एक जीती जागती मिसाल थी। पिछले कुछ महीनों से सान्या के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। वजह थी नयापुरा कोतवाली थाने से जुड़ी शिकायतें। रोज कोई न कोई गरीब, कोई लाचार उनके दफ्तर के दरवाजे पर उम्मीद लेकर आता और उसकी कहानी एक ही होती, मैडम, कोतवाली वाले हमारी सुनते नहीं। शिकायतें अलग अलग थीं, पर सबका सार एक ही था। किसी की बेटी के साथ छेड़छाड़ हुई तो थाने के इंस्पेक्टर विक्रम पाल ने उसे ही चरित्रहीन कहकर भगा दिया। किसी की जमीन पर कब्जा हुआ तो हेड कांस्टेबल सुरेश चंद्र ने पीढ़ित को ही धमकाकर चुप करा दिया। रिपोर्ट लिखना तो दूर, वे फरियादी को ऐसे देखते जैसे वह कोई अपराधी हो, और अगर किसी अमीर या शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ शिकायत होती तो मामला पैसे लेकर वहीं रफादफा कर दिया जाता था। सान्या ने फाइलों के ढेर को एक तरफ खिसकाया और कुर्सी पर पीछे टिक गई। उनकी आंखों में एक अजीब सी थकान और गुस्सा था। उन्होंने कई बार इंस्पेक्टर विक्रम पाल को चेतावनी दी थी, विभागीय जांच के आदेश भी दिए थे, लेकिन हर बार वह किसी न किसी बहाने से साफ बच निकलता था। उसके ऊपर किसी स्थानीय नेता, विधायक रमेश गोयल का हाथ था, जो उसे हमेशा बचा लेता था। सिस्टम के अंदर बैठा घुन सिस्टम को ही खोखला कर रहा था। सान्या को महसूस हो रहा था कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। यह पुलिस वाले वर्दी की आरडीएच में भेड़िए बन चुके थे, जो अपनी रक्षा के लिए आई भेड़ों का ही शिकार कर रहे थे। उन्होंने फैसला किया कि अब कोई नोटिस या जांच काम नहीं आएगी। अब इन लोगों को रंगे हाथों पकड़ देना होगा। उनका असली घिनौना चेहरा दुनिया के सामने लाना ही होगा। लेकिन कैसे? अगर वह डीसीपी बनकर जाती तो सब पहले से ही सतर्क हो जाते और उनके सामने ईमानदारी का नकाब ओढ़ लेते। नहीं, इस बार अफसर बनकर नहीं, एक आम औरत बनकर जाना होगा। एक ऐसी औरत जिसे वे आसानी से अपना शिकार समझ सकें। एक ऐसी औरत जिसकी लाचारी पर उन्हें तरस नहीं, बल्कि अपनी ताकत का घमंड हो। उन्होंने मन ही मन एक योजना बनाई। यह योजना खतरनाक थी। इसमें उनकी जान को भी खतरा हो सकता था, लेकिन सान्या ने ठान लिया था, वर्दी पर लगे इन दागों को धोने के लिए अगर उन्हें कीचड़ में उतरना पड़ा तो वह तैयार थीं। सान्या की योजना को एक ठोस वजह तब मिली जब एक सुबह एक बूढ़ी औरत, जिसका नाम शांता देवी था, रोती बिलखती उनके दफ्तर पहुंची। उसके साथ उसका पति भी था, जिसकी कमर झुकी हुई थी और आंखों में निराशा का समंदर था। शांता देवी ने अपनी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछते हुए बताया, मैडम, हमारा एक ही बेटा था, मनोज। बहुत मेहनत करके उसे पढ़ाया था। वह एक फैक्ट्री में काम करता था। कल रात जब वह घर लौट रहा था तो इलाके के कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया। उन्होंने उससे पैसे छीनने की कोशिश की। जब मेरे बेटे ने मना किया, कहते कहते शांता देवी की आवाज भर गई और वह जोर जोर से रोने लगी। सान्या ने उठकर उन्हें पानी पिलाया और हिम्मत दी। आप शांत हो जाइए अम्मा, आगे क्या हुआ? बूढ़े पिता ने कांपती आवाज में कहा। हम उसे अस्पताल लेकर भागे, पर उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मैडम, हम रात भर कोतवाली के चक्कर काटते रहे। हमने उन लड़कों को पहचाना भी है। वे नेताजी के करीबी हैं। जब हमने इंस्पेक्टर विक्रम पाल को सब बताया तो उसने हमारी रिपोर्ट लिखने से ही मना कर दिया। बोला, आपस का झगड़ा होगा, जाओ यहां से, हमारा समय बर्बाद मत करो। उसने हमें धक्का देकर बाहर निकाल दिया। मैडम, हमारा बेटा चला गया और ये लोग हमारी सुन भी नहीं रहे। हमें इंसाफ चाहिए। मैडम, हमें इंसाफ दिला दीजिए। सान्या का खून खौल उठा। एक मां बाप ने अपना जवान बेटा खो दिया और पुलिस उनकी मदद करने के बजाय उन्हें ही भगा रही थी। यह अपराध की पराकाष्ठा थी। उन्होंने शांता देवी के कंधे पर हाथ रखा और दृढ़ता से कहा, अम्मा, मैं आपसे वादा करती हूं, आपके बेटे के कातिलों को सजा जरूर मिलेगी, और जिन पुलिस वालों ने आपकी मदद नहीं की, उन्हें भी उनकी लापरवाही की कीमत चुकानी पड़ेगी। उस बूढ़े जोड़े की आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी किरण देखकर सान्या का इरादा
और भी पक्का हो गया। आज रात वह खुद इस अन्याय के अंधेरे में रोशनी की मशाल लेकर उतरेंगी। आज रात इंस्पेक्टर विक्रम पाल और उसकी टीम का सामना एक लाचार औरत से होगा, जिसके पीछे एक आईपीएस अफसर की ताकत छिपी होगी। शाम ढल चुकी थी। शहर अपनी रफ्तार पकड़ डीएच रहा था, लेकिन डीसीपी बंगले के एक कमरे में वक्त जैसे थम गया था। सान्या ने अपनी सख्त इस्त्री की हुई वर्दी उतारी और उसे अलमारी में टांग दिया। आज वह यह पहचान पीछे छोड़ देने वाली थी। उन्होंने एक पुरानी फटी हुई साड़ी निकाली जिसका रंग भी उड़ चुका था। उसे उन्होंने बेतरतीब तरीके से लपेटा। फिर उन्होंने अपने लंबे सुलझे हुए बालों को खोला और उन्हें उंगलियों से उलझाकर एक बिखरा हुआ जोड़ा बना लिया। आईने में देखा तो एक पल के लिए वह खुद को पहचान नहीं पाई। यह वह सान्या वर्मा नहीं थी जिससे अपराधी कांपते थे। यह कोई और थी, कोई लाचार, बेबस, दुनिया की सताई हुई औरत। उन्होंने चेहरे पर हल्का सा पाउडर लगाया और फिर उस पर पानी की कुछ बूंदें डालकर उसे फैला दिया, जिससे चेहरा मुरझाया हुआ और रोया हुआ लगे। अंत में उन्होंने बाहर बगीचे से थोड़ी सी सूखी मिट्टी उठाई और उसे अपने हाथों, पैरों और साड़ी के पल्लू पर मल लिया। अब वह पूरी तरह तैयार थी। एक ऐसी औरत जिसे देखकर कोई भी आसानी से अंदाजा लगा सकता था कि वह गरीब और मजबूर है। उन्होंने अपने पर्स से अपना आई कार्ड निकाला, उसे एक छोटी सी पॉलीथीन में लपेटा और साड़ी के अंदर कमर में खोस लिया। यही उनका ब्रह्मास्त्र था जिसे वह सही समय पर इस्तेमाल करने वाली थी। उन्होंने अपने भरोसेमंद ड्राइवर को बुलाया और उसे बंगले से कुछ दूरी पर गाड़ी लेकर इंतजार करने को कहा। उन्होंने उसे सख्त हिदायत दी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह बिना उनके इशारे के सामने नहीं आएगा। बंगले के पिछले दरवाजे से निकलकर सान्या अंधेरी सड़कों पर आ गई। ठंडी हवा चल रही थी जो उनके फटे कपड़ों से होकर शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि एक बेसहारा औरत के लिए रात कितनी डरावनी हो सकती है। हर आती जाती गाड़ी की हेडलाइट, हर अनजान परछाई दिल में एक खौफ पैदा कर रही थी। वह अब डीसीपी नहीं थी, वह एक संभावित शिकार थी। इस एहसास ने उनके अंदर की औरत को झकझोर दिया, लेकिन उनके अंदर की अफसर को और भी मजबूत बना दिया। वह आज इस डर को हमेशा के लिए खत्म करने जा रही थी। लगभग 1 घंटे तक पैदल चलने के बाद सान्या नयापुरा कोतवाली थाने के सामने खड़ी थी। थाने की पुरानी इमारत रात के अंधेरे में और भी भयानक लग रही थी। ऊपर एक पीला बल्ब जल बुझ रहा था, जैसे वह भी इस जगह के भ्रष्टाचार से थक चुका हो। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपने किरदार में पूरी तरह डूब गईं। अपने चेहरे पर डर और घबराहट के भाव लाकर वह लड्डखड़ाते कदमों से थाने की सीढ़ियां चढ़ी। अंदर का माहौल और भी निराशाजनक था। हवा में बासी चाय और सीलन की मिलीजुली गंध थी। सामने एक लकदरही के काउंटर के पीछे हेड कांस्टेबल सुरेश चंद्र ऊँघ रहा था। उसकी तोंद मेज पर टिकी हुई थी और मुंह से खर्राटों की हल्की आवाज आ रही थी। एक कोने में 2 और सिपाही बैठे चाय पी रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। सान्या ने कांपती हुई आवाज में कहा, सुनिए। सुरेश चंद्र की नींद टूटी। उसने गुस्से में आंखें खोली और सान्या को ऊपर से नीचे तक घूरा। उसकी आंखों में मदद का भाव नहीं बल्कि घृणा थी। क्या है? कौन है तू? इस वक्त क्या करने आई है यहां? सान्या ने हाथ जोड़ ढक लिए। उनकी आंखों में आंसू थे जो इस बार असली लग रहे थे। साहब, मेरा नाम नेहा है। मेरे पति ने मुझे बहुत मारा है। साहब, मुझे बचा लीजिए। मेरे साथ गलत हुआ है। मुझे इंसाफ चाहिए। चंद्र जोर से हंसा। उसकी हंसी में क्रूरता थी। पति ने मारा है तो इसमें हम क्या करें? हर रोज आ जाती हैं तुम जैसी औरतें नया ड्रामा लेकर। चल भाग यहां से। घर का मामला घर में सुलझाओ। साहब, वह मुझे जान से मार देगा। कृपया मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए, सान्या ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। तभी अंदर के कमरे का दरवाजा खुला और इंस्पेक्टर विक्रम पाल बाहर आया। विक्रम पाल लंबा चौड़ा, रोबदार चेहरा, लेकिन आंखों में इंसानियत की जगह सिर्फ अहंकार था। उसने सान्या को देखा और अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बोला, क्या हो रहा है सुरेश? ये कौन है? कुछ नहीं साहब, एक और नया केस आ गया है। पति पत्नी का झगड़ा, भगा रहा हूं इसे। सुरेश चंद्र ने लापरवाही से जवाब दिया। विक्रमपाल सान्या के पास आया और उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई कीड़ा मकोद्दा हो। क्या नाम बताया तूने? नेहा। देख, हमारे पास फालतू कामों के लिए वक्त नहीं है।
रात के 12 बजे थाने आई है ड्रामा करने। चल निकल यहां से, वरना इसी हवालात में बंद कर दूंगा। जब सान्या अपनी जगह से नहीं हिली तो विक्रमपाल का पारा चढ़ गया। उसने अपना हाथ उठाया और पूरी ताकत से सान्या को धक्का दे दिया। धड़ाम, सुना नहीं तूने? सान्या सीढ़ी पर जमीन पर जा गिरी। उनके सिर में मेज के कोने से हल्की सी चोट भी लगी। एक पल के लिए उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। दर्द से ज्यादा यह अपमान की चोट थी। एक आईपीएस अफसर जिसके सामने खड्डीढे होने की हिम्मत किसी में नहीं थी, आज एक मामूली इंस्पेक्टर के हाथों जमीन पर पड्डीढी थी। उनके अंदर का गुस्सा लावा बनकर उबल रहा था, लेकिन उन्होंने खुद पर काबू रखा। वह उठी नहीं, वह वहीं जमीन पर पड्डी रही। अपनी आंखों से सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। उन्होंने देख लिया था कि इन लोगों के दिलों में जरा भी रहम नहीं है। वे वर्दी के लायक नहीं है। सान्या जमीन पर पड्डी दर्द से कराहने का नाटक कर रही थी, लेकिन उनके कान और आंखें पूरी तरह खुले हुए थे। वह देखना चाहती थी कि यह लोग और कितना गिर सकते हैं। लगभग 15 से 20 मिनट गुजरे होंगे। तभी थाने के बाहर एक चमचमाती हुई सफेद स्कॉर्पियो आकर रुकी। गाड़ी में से एक मोटा सा आदमी उतरा जिसने सफेद कुर्ता पायजामा और गले में सोने की मोटी चेन पहन रखी थी। उसे देखते ही हेड कांस्टेबल सुरेश चंद्र और बाकी सिपाहियों का रवैया बदल गया। वे तुरंत खड़े हो गए। अरे सेठ धन्नालाल जी, आप आइए आइए, सुरेश चंद्र ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा। वह आदमी जिसे सब सेठ जी कह रहे थे सीधे इंस्पेक्टर विक्रमपाल के कमरे में चला गया। विक्रमपाल भी उससे बड्ढे तपाक से मिला। आओ सेठ जी, सब ठीक तो है? सेठ जी ने जेब से सिगरेट निकाली और सुलगाते हुए बोला, विक्रम, वह एक्सीडेंट वाला केस था ना जिसमें हमारी गाड़ी के नीचे एक लड्ढेचका आ गया था, क्या हुआ उसका? विक्रमपाल हंसा। अरे सेठ जी, आप चिंता क्यों करते हैं, मामला संभाल लिया है हमने। लड्ढेचके वालों को थोड़ा बहुत धमकाया तो वे डर गए। बस केस की फाइल थोड़ी भारी करनी पड़ेगी। कितना लगेगा? सेठ जी ने सीधा सवाल किया। लड़के गरीब घर के हैं, ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। आप बस 5,000 दे दो, मैं फाइल को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। ऐसा दिखा देंगे कि गलती उसी के लड्ढेचके की थी। विक्रम ने बेशर्मी से कहा। सान्या, जो बाहर जमीन पर पड्ढी यह सब सुन रही थी, उनकी मुट्ठियां भींच गईं। तो यह है इनका इंसाफ। एक गरीब की जान की कीमत सिर्फ 10,000 और एक बेबस बहन को डरा धमकाकर चुप करा दिया जाता है। सेठ जी ने जेब से नोटों की एक गड्डी निकाली और मेज पर रखते हुए कहा, ये लो 15,000, 10 तुम्हारे और 10 बाकी लोगों में बांट देना। बस मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। बेफिक्र रहिए सेठ जी, जब तक विक्रमपाल इस कुर्सी पर है आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता। विक्रम ने नोटों की गड्डी उठाते हुए गर्व से कहा। यह सान्या के लिए बर्दाश्त की आखिरी हद थी। उन्होंने बहुत देख लिया, बहुत सुन लिया, अब और नहीं। अब इन भेड़ियों का शिकार करने का वक्त आ गया था। जैसे ही सेठ जी कमरे से बाहर निकले और अपनी गाड़ी में बैठे, सान्या धीरे धीरे उठकर खड़ी हुई। उनके चेहरे पर अब दर्द या लाचारी का कोई भाव नहीं था। उनकी आंखें किसी भूखी शेरनी की तरह चमक रही थीं। उनकी चाल में जो लड्ड खद्दाहट थी, वह अब एक फौलादी दृढ़ता में बदल चुकी थी। इंस्पेक्टर विक्रमपाल और सुरेश चंद्र ने जब उस औरत को इस तरह बदलते देखा तो वे चौंक गए। ए लड़की, तू अभी तक यहीं है? मैंने कहा था ना, निकल यहां से, विक्रमपाल ने चिल्लाकर कहा। सान्या धीरे धीरे चलकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उनकी आंखों में आंखें डालकर एक ऐसी आवाज में बोली जो किसी बिजली की गूंज से कम नहीं थी, अब तुम्हारा खेल खत्म इंस्पेक्टर। सबकी नजरें घूम गईं। थाने में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। वही फटी हुई औरत जिसे कुछ देर पहले धक्का मारकर गिराया गया था, अब एक अलग ही रौब में खड़ी थी। उसकी आवाज में वह अधिकार था जो इन पुलिस वालों ने कभी नहीं सुना था। विक्रमपाल एक पल के लिए घबराया, फिर हंसकर बोला, बड्डी हिम्मत आ गई है तुझमें, जानती नहीं तू किससे बात कर रही है। सान्या के होंठों पर एक व्यंग भरी मुस्कान आई। उन्होंने अपनी साड़ी के अंदर कमर में खोसी हुई पॉलीथीन निकाली। धीरे धीरे उसे खोला और उसमें से अपना आईपीएस का आई कार्ड निकाला। उन्होंने उस कार्ड को हवा में लहराया और फिर गरजते हुए कहा, मैं आईपीएस सान्या वर्मा, इस जिले की डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीसीपी। यह शब्द नहीं थे, यह परमाणु बम थे जो उस थाने में फटे थे। एक पल के लिए सब कुछ जम गया।
हेड कांस्टेबल सुरेश चंद्र के हाथ से चाय का गिलास छूटकर जमीन पर गिरा और चूर चूर हो गया। इंस्पेक्टर विक्रमपाल का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे किसी ने उसका सारा खून निचोड़ ढा लिया हो। उसकी मूंछों का ताव हवा हो गया और वह पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा रह गया। बाकी सिपाहियों के तो होश ही उड़ गए। वे डर के मारे कांपने लगे। चारों ओर मौत जैसा सन्नाटा था। सान्या ने एक एक को अपनी शस्त्र जैसी नजरों से घूरते हुए कहा, जिस थाने को जनता की रक्षा करनी थी, वहीं आज खुद गुनहगारों का अड्डा बन चुका है। तुम लोग वर्दी की आड्डा में अपना धंधा चला रहे हो। एक लाचार औरत की मदद करने के बजाय उसे धक्का देते हो और एक अमीर गुंडे के तलवे चाटते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? उनकी आवाज पूरे थाने में गूंज उठी। विक्रमपाल के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वह हकलाते हुए बोला, मैडम, वो मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। माफी? सान्या जोर से चीखी। माफी उस बूढ़ी मां से मांगना जिसका बेटा तुम्हारी वजह से इंसाफ के लिए तड़प रहा है। माफी उस बहन से मांगना जिसकी गरीबी का तुमने सौदा किया। उन्होंने अपनी कमर पर लगी वॉकी टॉकी उठाई जो उन्होंने साड़ी के नीचे छिपा रखी थी। उसका बटन दबाते ही एक कर्कश आवाज आई, कंट्रोल रूम, डीसीपी सान्या वर्मा बोल रही हूं। कंट्रोल रूम में ऑपरेटर, जो शायद ऊंघ रहा था, यह आवाज सुनकर उछल पड़ा। यस मैडम, जी मैडम, सान्या ने गरजते हुए आदेश दिया। नयापुरा कोतवाली थाने के इंस्पेक्टर विक्रमपाल, हेड कांस्टेबल सुरेश चंद्र और ड्यूटी पर मौजूद दोनों सिपाहियों अरुण और विकास, इन चारों के सस्पेंशन ऑर्डर, निलंबन का आदेश तुरंत तैयार करो। मैं 5 मिनट में FIR भेज रही हूं। इन सबको अभी के अभी गिरफ्तार करके लाइन हाजिर करो। और हाँ, वह सफेद स्कॉर्पियो वाला सेठ धन्ना लाल जो अभी अभी यहां से निकला है, पूरे शहर में नाकाबंदी करो। मुझे वह आदमी जिंदा या मुर्दा चाहिए। ये आदेश देकर उन्होंने वॉकी टॉकी बंद कर दिया। विक्रमपाल और बाकी तीनों पुलिस वाले उनके पैरों में गिर पड़े। मैडम, हमें बर्बाद मत कीजिए, हमारे भी बच्चे हैं। मैडम, एक मौका दे दीजिए। वे गिड़गिड़ा रहे थे। सान्या ने घृणा से उनकी तरफ देखा। जब तुम लोग एक गरीब की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे, तब तुम्हें अपने बच्चे याद नहीं आए? जब तुम इस वर्दी को नीलाम कर रहे थे, तब तुम्हें अपना परिवार याद नहीं आया? तुम जैसे लोगों की जगह पुलिस फोर्स में नहीं, जेल की सलाखों के पीछे है। 5 मिनट के अंदर ही थाने के बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंजने लगे। एडीसीपी के नेतृत्व में एक टीम अंदर आई। उन्होंने जब अपनी डीसीपी मैडम को इस हालत में और पूरे मामले को समझा, तो उनकी आंखों में भी अपने भ्रष्ट साथियों के लिए नफरत भर गई। विक्रमपाल, सुरेश चंद्र और दोनों सिपाहियों को हथकड़ियां पहना दी गईं। कुछ देर पहले जो राजा बने बैठे थे, अब किसी भी चूहे की तरह कांप रहे थे। उन्हें पुलिस की गाड़ी में धकेला गया। सान्या ने जाते जाते विक्रमपाल से कहा, जिस केस की फाइल को तुम 10,000 में बंद कर रहे थे, अब वह फाइल दोबारा खुलेगी और तुम्हारे खिलाफ जो फाइल खुलेगी वह अब कभी बंद नहीं होगी। पुलिस वालों के जाने के बाद सान्या ने थाने के रिकॉर्ड रूम को खुलवाया। उन्होंने शांता देवी के बेटे मनोज की फाइल और उस एक्सीडेंट वाले केस की फाइल अपने कब्जे में ले ली। उन्होंने तुरंत शांता देवी को फोन किया। रात के 2 बजे रहे थे। बूढ़ी मां ने घबराकर फोन उठाया। हेलो, कौन? अम्मा, मैं डीसीपी सान्या वर्मा बोल रही हूं। सान्या की आवाज में अब नरमी थी। मैडम, आप इस वक्त? हां अम्मा, मैंने आपसे वादा किया था कि आपके बेटे को इंसाफ मिलेगा। जिन पुलिस वालों ने आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी थी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और आपके बेटे के कातिलों को भी कल सुबह तक पकड़ लिया जाएगा। आप हिम्मत मत हारना। फोन के दूसरी तरफ से सिर्फ सिसकियों की आवाज आ रही थी, लेकिन यह दुख की नहीं बल्कि सुकून की सिसकियां थीं। उस रात सान्या घर नहीं गई। वह थाने में ही एक कुर्सी पर बैठी रही। उन्होंने अपनी फटी हुई साड़ी नहीं बदली। वह उस वर्दी को महसूस करना चाहती थी जो उन्होंने आज रात पहनी थी, एक लाचार औरत की वर्दी। सुबह जब सूरज की पहली किरण थाने की खिड़की से अंदर आई, तो वह एक नई सुबह थी, शक्तिनगर के लिए, इंसाफ के लिए और खुद सान्या वर्मा के लिए। जाते जाते सान्या ने थाने में मौजूद बाकी स्टाफ को संबोधित करते हुए कहा, याद रखना, अब यह थाना सिर्फ एक इमारत नहीं, इंसाफ का मैदान बनेगा। और इस मैदान में सिर्फ वही टिकेगा जिसके दिल में ईमानदारी और इंसानियत होगी। तुम जैसे भेड़ियों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं। उनकी आखिरी बात हवा में गूंजती रही। नयापुरा कोतवाली थाने से
इंस्पेक्टर विक्रम पाल और उसकी टीम की गिरफ्तारी की खबर शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। सुबह हर अखबार की सुर्खियों में डीसीपी सान्या वर्मा का नाम था। टीवी चैनलों पर उनकी तस्वीर के साथ ईमानदारी की मिसाल और सिस्टम की सफाई जैसे नारे चल रहे थे। आम जनता में खुशी की लहर थी। लोगों को पहली बार लगा कि कोई उनकी सुनने वाला आया है, कोई है जो ताकतवरों से नहीं डरता। सान्या ने नयापुरा कोतवाली थाने में एक नए, युवा और ईमानदार इंस्पेक्टर को तैनात किया। थाने का माहौल बदलने लगा था। अब फरियादियों को सम्मान से बिठाया जाता, उनकी शिकायतें तुरंत लिखी जाती। शांता देवी के बेटे मनोज के कातिलों को भी सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। सब कुछ ठीक होता दिख रहा था, लेकिन सान्या जानती थी कि यह तूफान से पहले की शांति है। उन्होंने एक सड़े हुए पेड़ की कुछ टहनियां ही काटी थीं। जड़ें अभी भी बहुत गहरी थीं और वह जड़ें जल्द ही हिलने डुलने लगी। उस दोपहर सान्या के ऑफिस की फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ एक भारी और रौबदार आवाज थी। डीसीपी साहिबा, मैं विधायक रमेश गोयल बोल रहा हूं। सान्या नाम सुनते ही समझ गई, यही वह नेता था जिसका हाथ इंस्पेक्टर विक्रम पर था। कहिए विधायक जी। देखिए मैडम, आप नई नई आई हैं, शायद आपको यहां के तौर तरीके नहीं पता। विक्रम पाल हमारा आदमी है, आपने उसे गिरफ्तार करके अच्छा नहीं किया। मैं आपको सलाह दे रहा हूं, इस मामले को यहीं रफा दफा कर दीजिए और उसे चुपचाप छोड़ दीजिए, वरना आपका इस शहर में काम करना मुश्किल हो जाएगा। यह सलाह नहीं, एक खुली धमकी थी। सान्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शुक्रिया सलाह के लिए विधायक जी, लेकिन मैं काम करने के लिए ही आई हूं और मेरा काम कानून के हिसाब से चलता है, किसी की धमकियों से नहीं। और जहां तक विक्रम पाल का सवाल है, उसे उसकी सजा मिलकर रहेगी। अब मैं आपका और समय बर्बाद नहीं करना चाहती। यह कहकर सान्या ने फोन काट दिया। फोन रखते ही सान्या समझ गई कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। उनका सामना अब सिर्फ कुछ भ्रष्ट पुलिस वालों से नहीं, बल्कि उस ताकतवर राजनीतिक आपराधिक गठजोड़ से था जो इस पूरे सिस्टम को चला रहा था। अगले कुछ दिन सान्या के लिए बहुत मुश्किल भरे थे। विधायक रमेश गोयल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। सबसे पहले उसने मीडिया के एक हिस्से को खरीद लिया। अब वही चैनल जो कल तक सान्या की तारीफ कर रहे थे, उन पर सवाल उठाने लगे। खबरें छपने लगीं कि डीसीपी सान्या वर्मा ने बिना पूरी जांच के ईमानदार पुलिस वालों पर कार्रवाई की, शहर की शांति भंग करने की कोशिश की। फिर उसने विभाग के अंदर अपने वफादार अफसरों के जरिए सान्या को परेशान करना शुरू कर दिया। सान्या को जांच के लिए जरूरी फाइलें वक्त पर नहीं मिलती। उनके आदेशों को जानबूझकर टाला जाने लगा। पुलिस फोर्स के अंदर ही एक हिस्सा उनके खिलाफ हो गया था। उन्हें महसूस होने लगा था कि वह अकेली पडडी डचती जा रही हैं। हद तो तब हो गई जब रमेश गोयल ने उस केस के मुख्य गवाह सेठ धन्नालाल को गायब करवा दिया। सेठ धन्नालाल विक्रम पाल के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत था। उसके बिना केस कमजोर पड़ सकता था। काम खत्म करके जब सान्या अपने बंगले लौटी तो वह बहुत थकी हुई और थोड़ी निराश थी। उन्हें लग रहा था कि वह एक ऐसी लड़ाई लड़ रही हैं जिसे जीतना शायद नामुमकिन है। तभी उनकी नजर उस फटी हुई साड़ी पर पड़ी जिसे उन्होंने उस रात पहना था। उसे देखते ही उन्हें शांता देवी का रोता हुआ चेहरा, विक्रम पाल का अहंकार और उस रात का हर एक पल याद आ गया। नहीं, वह हार नहीं मान सकती। अगर वह हार गई तो उन लाखों लोगों का क्या होगा जो उन्हें उम्मीद की आखिरी किरण समझ रहे हैं। उन्होंने फैसला किया कि अगर सिस्टम उनके साथ नहीं है तो वह इस सिस्टम के खिलाफ जाकर अपना काम करेंगी। उन्होंने अपनी टीम में एक युवा, तेज तर्रार और टेक्नोलॉजी के माहिर सब इंस्पेक्टर आकाश शर्मा को शामिल किया। आकाश सान्या की ईमानदारी से बहुत प्रभावित था और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार था। आकाश, मुझे किसी भी कीमत पर सेठ धन्नालाल चाहिए, सान्या ने दृढ़ता से कहा। सेठ जी का फोन लास्ट टाइम किस लोकेशन पर एक्टिव था? आकाश ने तुरंत अपने कंप्यूटर पर काम शुरू कर दिया। कुछ मिनटों बाद उसने सान्या को बताया कि सेठ जी का आखिरी लोकेशन शहर से बाहर एक फार्म हाउस पर मिला है जो रमेश गोयल का है। सान्या समझ गई कि सेठ जी को वहां छिपाया गया है। अगली सुबह सान्या ने एक गोपनीय ऑपरेशन की योजना बनाई। उन्होंने अपनी टीम के सिर्फ सबसे भरोसेमंद जवानों को चुना, जिनमें आकाश भी शामिल था। उन्होंने जानबूझकर अपने वायरलेस सेट बंद करवा दिए
ताकि कोई भी विधायक के आदमी उनके मूवमेंट को ट्रैक न कर सके। सुबह सुबह बिना किसी को बताए वे उस फार्म हाउस की तरफ निकल पड़े। फार्म हाउस पर पहुंचने पर उन्हें कुछ स्थानीय गुंडे मिले जो बाहर पहरा दे रहे थे। सान्या की टीम ने बिना कोई गोली चलाए उन सबको पकड़ लिया। अंदर एक कमरे में सेठ जी को बंधक बनाकर रखा